नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। बाबरी मस्जिद की बरसी पर बोले पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, कहा बाबरी मानसिकता का इस देश में कोई स्थान नहीं। आरक्षक ने दोस्त की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म, दतिया में पदस्थ बताया जा रहा है आरोपी आरक्षक। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग व्यावसायिक और अवैध कार्यों में, वकील ने लगाई हाईकोर्ट में जनहित याचिका। बाबरी मस्जिद की बरसी पर भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि आक्रांताओं के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। उसकी प्रतीक बाबरी मस्जिद मिट्टी में मिल चुकी है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हो रहे तमाशे पर भी अपना रोष जाहिर किया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान सामने आया है। भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया का कहना है कि 33 साल पहले विदेशी आक्रांता के बनाए गए ढांचे को राम भक्तों ने नेस्त नाबूद किया था। ये एक ढांचे की ही नहीं बल्कि बाबरी मानसिकता को धूल में मिलाया था। उन्होंने कहा, अब जो पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी ही है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के जो विष वृक्ष लगाए हैं उससे वह खुद ही घिरी हुई हैं और परेशान नजर आ रही हैं। जयभान सिंह पवैया ने बंगाल की ममता सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिना सरकार की अनुमति के कोई प्रशासनिक इमारत तामील कैसे हो सकती है? क्या ममता जी ने अनुमति दी है? और अगर अनुमति नहीं दी है तो जैसा उनकी पार्टी में सिखाया जाता है वैसा उनका नेता कर रहा था। अब उसका निलंबन करके अगर वह राम भक्तों और हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं तो ये सारा देश देख रहा है। निलंबित टीएमसी नेता को सुरक्षा दिए जाने को जयभान सिंह पवैया ने अपने चिर परिचित अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर के अनुरूप ठहराया है। उनका कहना है, हमारे देश में संविधान और कानून का राज है। अब अगर कोई बाबर की औलाद मानने वाला टीएमसी का नेता अगर ये समझता है कि उसको कोई सुरक्षा दे दी है तो वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह सामान्य बात है कि उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाए, इसीलिए 4 सिपाही खड़े कर दिए गए हैं और फिर ममता जी का लाड़ प्यार भी हो सकता है। दादा, बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रही है। पूर्व जो विधायक हैं उनको भी निलंबित किया टीएमसी के। वो खुद सिर पर ईंट रख के और उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा भी दी गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 33 साल पहले 6 दिसंबर 92 को जब किसी विदेशी आक्रांता के बनाए गए बाबरी ढांचे को हमने नेस्तनाबूद किया था तो हमने एक ढांचे को ही नहीं बाबरी मानसिकता को धूल में मिलाया था। और अब इस देश में बाबर नाम की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो कुछ हो रहा है, बाबरी नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदार स्वयं ममता बनर्जी जी हैं। ये तुष्टीकरण के जो विष वृक्ष लगाए हैं उन्होंने, उस विष वृक्ष से वो स्वयं घिरी हुई नज़र आ रही हैं, परेशान नज़र आ रही हैं। सीधी बात है, बिना गवर्नमेंट की अनुमति के, प्रशासनिक अनुमति के कोई इमारत तामीर कैसे हो सकती है? क्या ममता जी ने उसकी अनुमति दी है? और अगर अनुमति नहीं दी है तो उनकी पार्टी में जो सिखाया जाता है वैसा उनका नेता कर रहा था। अब उसके निलंबन का नाटक करके अगर वो राम भक्तों को या हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं तो ये तो सारा देश देख रहा है। सुरक्षा वगैरह की जो बात की जा रही है उसमें देखिए, हमारे देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। अगर कोई देश विरोधी समूह भी नारे लगाता चला जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का पहला काम ये होता है कि कोई डायरेक्ट एक्शन गुस्से में न ले ले। इसलिए कानून अपना न्याय करेगा, पर उसको कोई क्षति न पहुंचाए, इसलिए 4 सिपाही पीछे लगा दीजिए।
अब कोई बाबर की औलाद मानने वाला टीएमसी का सस्पेंडेड लीडर ये समझता है कि उसको सुरक्षा दे दी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये सामान्य चीज़ें होती हैं कि कोई क्षति न पहुंचाए, इसलिए कहीं 4 सिपाही खड़े कर दिए। और फिर ममता जी का लाड़ प्यार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जिले के घाटी गांव इलाके में पुलिस आरक्षक ने अपने ही मित्र की पत्नी के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह घर में अकेली थी। विरोध करने पर आरोपी आरक्षक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घाटी गांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव इलाके में एक पुलिस आरक्षक ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता अपने पति के साथ घाटी गांव क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। 4 दिसंबर की शाम उसका पति बाजार गया था। इसी दौरान आरोपी मधुराज जाटव उनके घर पहुंचा। पहचान होने के कारण महिला ने उसे अंदर बैठाया। कुछ देर बाद उसने अचानक महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरन कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। पति के पहुंचने पर महिला ने पूरी बात बताई। इसके बाद दंपति ने घाटी गांव थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला कि आरोपी दतिया कंट्रोल रूम में आरक्षक के रूप में पदस्थ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना घाटी गांव क्षेत्रीय घटना है। इसमें एक 45 वर्षीय महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 4 दिसंबर को शाम को लगभग 7 बजे उसके पति का जो मित्र है उससे मिलने के लिए आया था। पति घर पर नहीं था तो महिला के साथ उसके द्वारा रेप किया गया। महिला की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना ये ज्ञात हुआ है कि जो आरोपी है वो दतिया में आरक्षक पद पर पदस्थ है। मामले की विवेचना की जा रही है। 24 तथ्यांक से कार्रवाई की जाएगी। जब ये बताया गया है कि घर पे आना जाना है, आके घर पे खाना खाने के लिए उसको बिठाया था, तो स्पष्ट है कि उनके संबंध आपस में रहे होंगे, मित्रता पति से हो या पारिवारिक संबंध हो, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं। ग्वालियर चंबल अंचल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग कृषि कार्यों में न होकर व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे मामले को एनजीटी के सुपुर्द किया है। उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए धड़ल्ले से अवैध माइनिंग और उसका परिवहन किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए उसके परिवहन को गंभीरता से लेते हुए याचिका को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड किया है। पिटिशनर अवधेश तोमर ने याचिका के माध्यम से एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य वाहनों के जरिए अवैध उत्खनन उसके परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में प्रमुख सचिव खनिज समेत परिवहन आयुक्त ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टर्स एसपी को पार्टी बनाया था। उनके द्वारा याचिका में तर्क दिया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली एग्रीकल्चर वेस्ट वाहन है, लेकिन इसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। खासकर खनिज संपदा का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उसका धड़ल्ले से परिवहन भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से चंबल संभाग में बंजौराना ग्वालियर में ट्रैक्टर ट्रॉली का जो मिसयूज होता है, एग्रीकल्चर में पास होती हैं और उस पर कॉमर्शियल यूज हो रहा है। इस प्रकार से कई घटना हुई। अभी ग्वालियर में विगत कुछ दिन पूर्व 5 बच्चों की मृत्यु हुई और भी कई घटनाएं हो रही हैं, बंज में भी, मुरैना में भी। इसको लेकर जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी कि जो व्हीकल जिस यूज दिया गया है वह उसी यूज काम में लिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सुना गया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कोई घटना होती है तब कोई कार्रवाई करता है। उन्होंने इस मामले को, संपूर्ण मामले को एनजीटी को फॉरवर्ड कर दिया। एनजीटी इस मामले में सुनवाई करेगा। चूँकि इलीगल माइंस है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के जो जा रहे हैं, तो चूँकि माइनिंग डिपार्टमेंट भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए एनजीटी इस मामले में कार्रवाई करेगा। क्या तर्क रखा? माइनिंग किस वाहनों के जरिए होनी चाहिए, क्या बात है? ये बात है, माइनिंग के जो पर्टिकुलर एज पर लॉ में, कानून में जो प्रावधान है वो वाहन होने चाहिए। उनसे बाकायदा रॉयल्टी कटना चाहिए, ओटीपी वगैरह जो भी सिस्टम है वो होना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तो परमिशन ही नहीं है, ना गिट्टी ना रेत की। उसके बाद इलीगल चलना है, जिला प्रशासन मौन है। ये मैंने सब बातें माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखती और माननीय उच्च न्यायालय ने एनजीटी को इस मामले को भेजने का आदेश दिया। एनजीटी कार्रवाई करेगी। चूँकि मैं एनजीटी को मामला पूरा हाईकोर्ट के माध्यम से जाएगा और मेरे माध्यम से भी एनजीटी को ये मामला भेजूंगा और एनजीटी इस पर कार्रवाई करेगी। हाँ, इसमें तीनों जिलों के भिंड ग्वालियर के कलेक्टर थे, उसमें माइनिंग ऑफिसर थे और तीनों जिलों के एसपी थे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे और तीनों जिलों के आरटीओ थे।
अब चूंकि ये तो कोई कार्रवाई कोर्ट ने माना कि ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए उन्होंने एनजीटी को फॉरवर्ड किया। एनजीटी इस मामले में कार्रवाई करेगा। ग्वालियर पुलिस की साइबर टीम ने करीब 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 736 मोबाइल बरामद किए हैं। यह इस साल की सबसे बड़ी बरामदगी है। जनवरी से अब तक कुल 1503 मोबाइल बरामद हो चुके हैं, जो मध्य प्रदेश में कहीं भी बरामद हुए मोबाइलों से ज्यादा है। ग्वालियर में नए साल की शुरुआत से पहले ही उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी देखी गई जब उनके हजारों रुपए की कीमत के गुम हुए मोबाइल उनके सामने थे। पुलिस की साइबर सेल CEIR पोर्टल के जरिए गुम हुए मोबाइल और टैबलेट देश के अलग अलग राज्यों से बरामद किए गए हैं। इनमें मेहनतकश मजदूर, छात्र, शिक्षक और डॉक्टर आदि के मोबाइल शामिल हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने 2025 में अब तक 3 करोड़ 32 लाख रुपए कीमत के 1503 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मौके पर 4 ऐसे नागरिकों का भी सम्मान किया गया है जिन्हें राह चलते मोबाइल मिले थे। उन्होंने उन मोबाइलों को पुलिस तक पहुंचाया था। ग्वालियर पुलिस द्वारा एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो न केवल ग्वालियर में, पूरे मध्य प्रदेश में ही चलाया जाता है। अभियान का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इस अभियान में जो भी मोबाइल किसी के अगर गुम हो जाते हैं या कहीं छूट जाते हैं, तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होने के बाद हमारा एक इंडिया का पोर्टल है, जिसका पोर्टल का नाम है CEIR। उस पोर्टल के माध्यम से हम दर्ज करा के और उन मोबाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आज तकरीबन 736 मोबाइल ग्वालियर पुलिस द्वारा ढूंढ के जो है उनके असल मालिकों को सुपुर्द किए गए हैं। अभी के आंकड़ों अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट नंबर में ग्वालियर ने हाईएस्ट संख्या में मोबाइल्स वापस कराए हैं। आज कितने मोबाइल कहाँ से बरामद हुए? ये जो बरामद हुए हैं ये काफी सारे राज्यों से बरामद हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, अन्य कई राज्यों से ये बरामद हुए हैं और बरामद होने के बाद मालिकों को दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक अच्छी पहल यह भी हुई है कि जो भी आमजन नागरिक अगर उनको कहीं भी कोई मोबाइल गिरा हुआ मिला है या कहीं मिल गया है, तो उन्होंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे या साइबर SP ऑफिस में जहाँ पर उन्होंने सबमिट कराए हैं और उसके बाद वह मालिकों को भी दिए गए हैं, तो उसमें हमारे SP सर द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। अगर हम कीमत देखें पूरे अभियान की, तो अभियान की कीमत जो 736 मोबाइल की है वह करोड़ों तक के आकी जाएगी। उसमें सभी कंपनी के मोबाइल हैं, चाहे वो आईफोन्स हो, रियलमी हो, वीवो हो, बहुत अलग अलग प्रकार के हमें फोन्स बरामद हुए अलग अलग कंपनीज के। और एक यह भी दिलचस्प बात रही कि उसमें हमने टैबलेट्स को भी जो है वापस कराया। बनवार के रहने वाले विवेक गिरी ने चिनौर की रहने वाली एक लड़की को झांसे में लेकर उसका लंबे अरसे तक दैहिक शोषण किया। खास बात यह है कि आरोपी ने युवती के कुछ अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इसके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव से शहर में पढ़ने के लिए आने के दौरान एक दोस्त ने युवती को नौकरी और शादी के झांसे में ले लिया और उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने युवती के कुछ फोटो वीडियो भी बना लिए, जिसको वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी दोस्त ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित युवती ने कंपू पुलिस से शिकायत की है। कंपू थाने के अंतर्गत एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां पे उसने बताया कि उसको एक पुरुष ने जो है झांसा दिया। झांसा देने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण उसने कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद तुरंत ही कार्रवाई की गई। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 69 में यह अपराध दर्ज हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की शिनाख्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज उसको जेल दाखिल किया जाएगा। किस तरह से संपर्क में आई? लड़की जो है महिला, वो एक स्टूडेंट है। वह जो पुरुष है उसने उसके साथ संबंध बनाए तो उसको झांसा दिया है। उसमें शादी और नौकरी जैसे झांसे देके उसके साथ संबंध बनाने की शिकायत उसने दर्ज कराई है। उस पर जो है FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई की स्टाइल में जैकेट पहनकर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्वालियर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना फोर्ट व्यू कॉलोनी की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद बदमाश उसे चुनौती देना नहीं छोड़ रहे।
फोर्ट व्यू कॉलोनी में आधी रात को युवक के घर फायरिंग करने वाले शिवांग भार्गव और उसके दोस्त साहिल बाथम की पहचान हो चुकी है। दोनों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शिवांग भार्गव ने सोशल मीडिया पर अपने सरेंडर करने की पोस्ट भी डाली है। वहीं पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। थाना बौड़ापुर में जो है हमें एक पहले सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुई थी। उस वीडियो में जो है 2 लड़के फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए उसमें जांच की गई। जांच पड़ताल करते ही उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में जो है दोनों आरोपियों को नामजद रखा गया है एवं दोनों आरोपियों की तलाश अभी जारी है। बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों जो लड़के हैं, इसमें जो नामजद आरोपी हैं, दोनों का ही आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व में भी उनकी इस प्रकार की घटनाएं पता लगी हैं कि जहां पे वो हवाई फायरिंग करते हुए भी दिखे थे। जिनके घर पर फायरिंग की उनका बेटा करती है, उससे परिचय मांगे जाते हैं सर आपको। अभी इसमें एफआईआर पंजीबद्ध करके इसमें आरोपी की तलाश जारी है एवं इस प्रकार के तथ्य जो है उनको पुख्ता करने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। इसमें जांच अभी जारी है। शहर की महाराजपुरा पुलिस ने उस शराबी पति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शराब पीने से रोकने पर अपनी पत्नी पूनम की कैंची से नाक काट दी। पत्नी को उसकी बड़ी बहन पूजा और अन्य लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मालनपुर स्थित जमुना ऑटो में मजदूरी करने वाला धर्मेंद्र तोमर आदतन शराबी है। वह अपनी पत्नी पूनम तोमर के साथ लगातार मारपीट करता है। पत्नी जब उसे शराब पीने से रोकती है तो वह आक्रोशित हो जाता है। उसने पिछले 10 सालों में पूनम के साथ कई मर्तबा मारपीट की है। कई बार पूनम अपने मायके चली जाती है तो कभी अपनी बहन के पास चली जाती है, लेकिन मजबूरी में उसे पति के पास आना पड़ा, जहां शनिवार को दोपहर में पति ने शराब पीने से रोकने पर पूनम के साथ मारपीट की और उसकी 7 साल की बेटी के सामने पूनम की कैंची से नाक काट दी। शराबी पति मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। ये महिला एक पूनम तोमर पत्नी धर्मेंद्र तोमर भारत मार्केट महाराजपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसे 108 एम्बुलेंस के जरिए ट्रामा सेंटर जेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके पूछताछ पर उसने द्वारा बताया गया कि उसके पति के द्वारा शराब के नशे में उसकी नाक काट दी गई है कैंची से, जिस पर से उसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को तत्काल रात्रि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश करने भेज दिया गया है। शराब के नशे में वो आदतन मारपीट करता रहता था। कल भी उसका झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले भी, और आज भी शराब पीने के लिए मना किया। इसी बात को लेकर उसने पत्नी ने शराब पीने के लिए मना किया तो उसने कैंची से नाक काट दी। कहाँ रहते थे? ये भारत मार्केट में रहने वाले हैं। आरोपी जमुना ऑटो फैक्ट्री में लेबर का काम करता है। सारी पत्नी क्या? पत्नी अभी वर्तमान में ठीक है, अस्पताल से उसकी डिस्चार्ज कर दिया गया है और ट्रीटमेंट आगे का ट्रीटमेंट OPT में चल रहा है।